तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होगे। तो दोस्तों, एनसीईआरटी रिव्यू की श्रृंखला में अभी हम जिस क्लास का अध्ययन कर रहे हैं वो है 11। और 11 में हम जो भूगोल विषय की एनसीईआरटी की 3 किताबें हैं, उसमें जो तीसरी किताब है जिसका टाइटल है हमारा भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, यानी कि जो फिजिकल जियोग्राफी है उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। आज जिस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर 4 यानी कि अध्याय 4, जिसका टाइटल है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, यानी कि महासागर किस तरीके से बटे हुए हैं और महाद्वीप किस तरीके से बटे हुए हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले हम आज के इस चैप्टर को शुरू करें, मैं बता देता हूं आपको, कल हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो चैप्टर था चैप्टर 3, जिसका टाइटल था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और इसके अभ्यास प्रश्न कल मैंने आपसे किए हुए थे। मैंने कहा था कि आपको उनका अध्ययन करना है, पढ़ करके मुझे आंसर करना है। तो सबसे पहले मैं उनका जवाब आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद में हम आज की क्लास को शुरू करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन था वो ये क्वेश्चन था कि जो भूगर्भ की जानकारी है इसमें प्रत्यक्ष साधन क्या है भूगर्भ की जानकारी का। तो दोस्तों, प्रत्यक्ष साधन हमारे सामने है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा है, इसके थ्रू हम प्रत्यक्षतः पता लगा सकते हैं कि धरती में इंटरनली किस तरीके की जो सिचुएशंस है वो होंगी। दूसरा सवाल था, दक्कन ट्रैप का जो सेल समूह है वो किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था कि जब ज्वालामुखी से उद्गार होता है और उसके बाद में जो लावा निकलता है वो जब धरती पर बड़ी दूर तक फैल जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रवाह। तो यानी कि जो दक्कन ट्रैप का हमारा अगर लावा है, अगर कभी ये पूछा जाए कि ये किस प्रकार के ज्वालामुखी जो है उद्गार का परिणाम है, तो ये प्रवाह का जो है परिणाम यहाँ पर है। अगला सवाल था, कौन सा है जो स्थल मंडल को वर्णित करता है। तो दोस्तों, ऊपर का जो भूपटल होता है ये, और मेंटल का जो ऊपरी हिस्सा होता है आधा ये हिस्सा, ये दोनों मिल करके किसका निर्माण करते हैं, स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कल 3 जगहों के बारे में। मैंने बताया था समुद्र तल पर किस तरीके से स्थल मंडल कितना गहरा होता है, फिर जो हमारी धरती है वहाँ से कितना गहरा होता है, और जो हमारा यहाँ पर जो पहाड़ हैं उनसे कितना गहराई में होता है। तो आप मुझे ज़रा सा ये पता करके बताइएगा, ये क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ कि जो हमारा स्थल मंडल है उसकी सर्वाधिक गहराई कहाँ पर होती है, मतलब सर्वाधिक जो उसका मोटाई होती है, ये जो हिस्सा होगा वो कहाँ पर होगा, महासागर में होगा, यानी कि या फिर पृथ्वी के तल से होगा, या फिर जो है जो हमारे पर्वत पहाड़ हैं वहाँ से ये गहरा होगा। तीसरा सवाल था कि भूकंप की तरंगों में चट्टानों में संकुचन और फैलाव कौन लाता है। तो ये एस टाइप की तरंगें लेकर के आती हैं और ये अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। अब दोस्तों, हम चलेंगे आज के अपने चैप्टर 4 की तरफ। चैप्टर 4 को पढ़ेंगे, फिर इसके अभ्यास प्रश्न मैं दूंगा जिसका जवाब मैं आपको कल बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहला इसमें एक फैक्ट ये जान लीजिए आप कि जो पृथ्वी है इसके 29% भाग पर जो है वो महाद्वीप है, और बाकी जो बचा हुआ 71% हिस्सा है उसमें क्या हो जाता है, हमारे जो महासागर हैं वो फैले हुए हैं। तो यानी कि करीब करीब जो 29% है, इस इतने हिस्से पर हमारे जो महाद्वीप हैं वो फैले हुए हैं, सारे के सारे जितने भी हमारे महाद्वीप हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारा कि पृथ्वी का पहले तो निर्माण जो हो गया वो तो आप लोगों को पता ही है अब कैसे हुआ था। अब बताएंगे यहाँ पर हम आपको महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ। तो दोस्तों, एक थ्योरी है जिसको बोला जाता है कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी कि महाद्वीपी प्रवाह का सिद्धांत। सन 1596 में एक डच मानव चित्र जो मानचित्रवेत्ता थे, उनका नाम था अब्राहम आरेटिलियस, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने इस संभावना को बताया था कि हो सकता है महासागरों में से प्रवाह हुआ होगा। फिर एक और थे, उनका नाम था एंटोनियो पेलेग्रिनी, ठीक है। एंटोनियो जो पेलेग्रिनी थे, इन्होंने बताया एक मानचित्र बना करके कि जो महाद्वीप थे ये किस प्रकार से एक साथ पहले जुड़े हुए थे। फिर जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो आपको सारी जगह एनसीईआरटी से लेकर के महेश बर्नवाल, माजिद हुसैन हर जगह पढ़ने को मिलता है, वो सिद्धांत होता है अल्फ्रेड वेगनर का सिद्धांत। और यही वो व्यक्ति है जिसने 1912 में एक सिद्धांत दिया जिसको बोलते हैं हम लोग महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। जर्मनी के थे अल्फ्रेड वेगनर, और इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। यह सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया, तो ये अल्फ्रेड वेगनर ने हमको दिया हुआ था। इस सिद्धांत की जो आधारभूत संकल्पना ये थी कि पहले एक बड़ा सा भूखंड था, फिर इसके बाद में ये एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। फिर इन्होंने जो ये भूखंड था इसको पैंजिया नाम दिया, ठीक है। पैंजिया का मतलब था पूरी पृथ्वी, और विशाल जो ये महासागर था इसको नाम इन्होंने दिया पैंथालासा, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने कहा कि जो है
पैंजिया का धीरे धीरे विभाजन हुआ और पैंजिया फिर दो बड़े हिस्सों में बट गया, ठीक है, बड़े दो पिंडों में बट गया। एक का नाम इन्होंने दिया लारेशिया और दूसरे को दिया गोंडवाना लैंड, ठीक है। भारत जो है वो इसी गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। तो ये और उत्तर और दक्षिण भूखंडों के रूप में क्या हुआ, टूट करके बट गया। इसके बाद में लारेशिया और गोंडवाना लैंड धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में बटते चले गए और वही आज हमको जो महाद्वीप है, ऐसे पूरी दुनिया में ऐसे हमको महाद्वीप वाले दिखाई देते हैं। अब महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण क्या क्या है, कैसे हम मान लें कि महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है वो सही है। ये सवाल मेंस के लिए आपका बन सकता है, इसलिए थोड़ा सा जान लीजिए कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो अल्फ्रेड वेगनर का सिद्धांत है ये कैसे सही हो सकता है। तो इसका सबसे पहला जो रीजन है वो है महाद्वीपों में साम्य, यानी कि अगर जैसे इधर की तटरेखा है और इधर की तटरेखा है, अगर इन दोनों तटरेखाओं की आप तुलना करोगे तो आप देखोगे कि अगर इसको इसमें जोड़ दें, जैसे मान लीजिए एक ऐसे ऐसे खांचे बने हुए हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, और दूसरे में इधर इसकी तरफ क्या है, इसकी तरफ भी ऐसे ऐसे खांचे बने हुए हैं ऐसे ऐसे, कि माने अगर ये यहाँ से बढ़ करके ऐसे आएगा तो ये इसमें ऐसे ऐसे फिट होता चला जाएगा। इससे ये पता चलता है महाद्वीपों के बॉर्डर के सामने से कि ये दोनों एक दूसरे से टूट करके अलग हुए होंगे। जैसे हम लोगों के घर पे कोई खिलौना होता है, कोई चीज़ होती है, अगर वो नीचे गिर जाती है और उसका कोई टुकड़ा ऐसे टूट जाता है, तो जब आप उसको ऐसे आपस में ला करके उसके एकदम सही जगह पर रख दोगे तो वो एकदम वैसे ही जुड़ जाता है। तो इससे ये अंदाजा हम लगा सकते हैं कि ये इसी से टूटा हुआ होगा, है ना। दूसरा चीज़ क्या है कि महासागरों के चट्टानों की आयु में समानता, माने जो इधर का अगर जैसे आप चट्टान देखेंगे इधर की और इधर इसकी चट्टान देखेंगे तो अगर इनकी एज आप देखेंगे तो इनकी एज दोनों की बराबर आती है, एज जो इनकी चट्टानों की है वो एज बराबर आती है। इससे भी ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से ही अलग हुए होंगे, है ना। तीसरी चीज़ क्या आती है, तीसरी चीज़ जो हमारी आती है वो आती है टिलाइट। टिलाइट दोस्तों क्या होता है, ये अवसादी चट्टानें होती हैं जो हिमानी निक्षेप से बन जाती हैं। जैसे भारत में जो गोंडवाना श्रेणी है यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर तमाम सारे आपको टिलाइट जो है वो मिल जाएंगे और ये बहुत लंबे लंबे समय तक जो है बर्फ़ से ढके रहते हैं। और ये चीज़ दिखाती है कि इसका जो आपको देखोगे अफ्रीका में, फॉकलैंड में, मेगाडास्कर में, अंटार्कटिका में, ऑस्ट्रेलिया में, तो ये जो टिलाइट है ये भारत में यहाँ पर गोंडवाना लैंड से और इन सभी देशों में ये टिलाइट बराबर रूप से पाया जाता है। इससे भी पता चलता है कि ये जो हिस्से हैं ये इसी से अलग हुए होंगे। इसके अलावा जो दोस्तों प्लेसर निक्षेप है इसमें भी आप देखोगे तो इसमें भी आपको बहुत इक्वलिटी मिलेगी। जैसे ब्राज़ील में और घाना में देखोगे तो यहाँ पर ब्राज़ील और घाना में ये समान रूप से आपको देखने के लिए क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ये चीज़ भी है जो थोड़ा सा इसको प्रूव करती है कि महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है अल्फ्रेड वेगनर का वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत कि महाद्वीप कैसे बने, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत हमारे लिए है वो है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। ये दिया अल्फ्रेड वेगनर ने और मैंने आपको यहाँ पर ये भी बता दिया, हाँ, गोंडवाना लैंड और इसके अलावा जो हमारा पूरा का पूरा वो लारेंसिया था इसको बता दिया और पैंजिया जो था, पैंजिया का मतलब था संपूर्ण पृथ्वी। तो ये सारे फैक्ट याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके पक्ष में प्रमाण क्या है, तो प्रमाण मैंने आपको बता दिए हैं कि महाद्वीपों में साम्य है, चट्टानों में साम्यता है, टिलाइट है, प्लेसर निक्षेप है, ये सारी के सारे। अब एक सिद्धांत और भी है जिसको हम लोग बोलते हैं संवहन धारा का सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया था आर्थर होम्स ने 1930 में। तो ये संवहन धारा का सिद्धांत भी थोड़ा नाम केवल याद रखिएगा कि किसने दिया, तो ये आर्थर होम्स ने दिया हुआ है, ठीक है। महाद्वीपीय जो धारा का सिद्धांत है वो आर्थर होम्स का दिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से देखिए यहाँ पर बहुत सारे जो आप देखोगे भूकंप के क्षेत्र हैं, इसके अलावा ज्वालामुखी उद्गार केंद्र हैं, ये तमाम सारे देखोगे। इधर देखोगे तो इससे भी एक अंदाजा हमें गेस लग जाता है कि ये देखिए इधर का हिस्सा देखिए, इधर का हिस्सा देखिए टूट करके इससे अलग हुआ होगा। जैसे देखिए इधर अगर कोई यहाँ पर देखिए आप ये अगर वो ज्वालामुखी क्षेत्र नहीं है तो इस तरफ भी आपको कोई विशेष तौर से ज्वालामुखी क्षेत्र नहीं दिखेगा। और इसका हिस्सा और इसके हिस्से की तुलना कीजिए तो देखिए आपको लग रहा होगा कि अगर ये हिस्सा यहाँ पर बढ़ करके आएगा तो इसमें ऐसे जुड़ सकता है, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है, ये देखिए यहाँ पर भी वैसे ही कर्व लिया बना हुआ है, तो ये सब आएंगे तो एक दूसरे में ऐसे जोड़े जा सकते हैं। इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि ये जो है वहाँ से अलग हुए होंगे, ठीक है। तो भूकंप और ज्वालामुखियों के वितरण से भी ये चीज़ हमको काफ़ी अच्छी से पता चल जाती है। अब दोस्तों जो आपसे एक सवाल पूछा जाता है कभी कभी कि रिंग ऑफ फायर कहाँ पर है, तो रिंग ऑफ फायर दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखी हैं, तो इसलिए जैसे ये बहुत सारे ऐसे ज्वालामुखी क्षेत्र है, यहाँ पर ऐसे ऐसे हमेशा हमेशा उद्गार होते रहता है, तो ये लगेगा कि एकदम जैसे आग की लाइन जैसा दिखेगा, इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। ये है हमारा प्रशांत महासागर के किनारे, ठीक है। तो कई बार ये सवाल पूछा गया है कि रिंग ऑफ फायर कहाँ पर है, तो ये प्रशांत महासागर में है। इस चीज़ को थोड़ा सा आप जो है क्या करेंगे, याद रखेंगे कि प्रशांत महासागर में हमारा जो रिंग ऑफ फायर है ये कहाँ पर है, ये प्रशांत महासागर में पड़ता है। इसीलिए मैंने इस फैक्ट को हाईलाइट यहाँ पर कर दिया। इसकी जो PDF फाइल है वो आपको मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगी।
और अगर इसका जो पासवर्ड होगा, वो पासवर्ड जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसी वीडियो के अभी इधर किनारे में देखेंगे आप राइट साइड में, तो इस तरीके का निशान एक बना हुआ होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन खुल करके आ जाएगा और वहीं पर वीडियो में जो है वहीं डिस्क्रिप्शन में पासवर्ड इस PDF फाइल का लिखा हुआ होगा। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों प्लेट टेक्टोनिक्स की, यानी कि प्लेट विवर्तनिकी की। तो प्लेट विवर्तनिकी के लिए पहली चीज़ तो ये है कि आप इसमें 3 लोगों का नाम याद रखेंगे। 1967 में क्या हुआ, मैकेंजी थे, पार्कर थे और मॉर्गन थे। इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको बोला जाता है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। ठीक है, और ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स है ये किस थियरी पर आधारित है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखो इन्होंने यहाँ पर दिखाया, इन्होंने कहा कि ऐसा है कि 7 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं जिन पर ये जो बहुत बड़े बड़े आप देख रहे हो ना, आज जो भूखंड आप देखते हो, ये बड़े बड़े भूखंड आपके यहाँ पर इस पर आधारित है। ठीक है, जैसे इन्होंने कहा कि एक है हमारी आर्कटिक प्लेट। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या कहा कि दूसरी है उत्तर अमेरिकी प्लेट, तीसरी है दक्षिण अमेरिकी प्लेट, चौथी है हमारी अफ्रीकन प्लेट। ठीक है, पांचवी है हमारी जो है ये हमारी पांचवी है हमारी यहाँ पर कैरोलिन प्लेट, छठी है हमारी यूरेशियाई प्लेट। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने कुल मिलाकर के 7 बड़ी बड़ी प्लेटों के बारे में बताया कि 7 बहुत बड़ी बड़ी प्लेटें हैं और उन्हीं पर ये जो पूरे के पूरे महाद्वीप हैं ये रखे हुए हैं और ये प्लेटें इधर उधर खिसका करती हैं। तो जो प्लेट टेक्टोनिक्स की थियरी है, इसमें ये कई बार पूछा जाता है प्लेट टेक्टोनिक्स की थियरी दी किसने, तो मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन का नाम याद रखिएगा। इन्होंने प्लेट टेक्टोनिक्स की जो थियरी है वो हमें दी हुई है। ठीक है, अब इन्होंने देखिए यहाँ पर प्रमुख प्लेट के प्रकार बताया है। आर्कटिक प्लेट है, उत्तर अमेरिकी प्लेट है, दक्षिण अमेरिकी प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट है, अफ्रीकी प्लेट है, यूरेशियाई प्लेट है, कोकोकस प्लेट है। ठीक है, नजका प्लेट है। और ये जैसे नजका प्लेट है, अब देखो ये नजका प्लेट है कहाँ पर, ये भी जान लो। नजका प्लेट दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में है नजका प्लेट। ठीक है, कोकोकस जो प्लेट है, ये प्लेट इन्होंने कहा कि अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में। अरेबियन प्लेट ये तो अरब सागर में है, जानी गए होंगे। फिलीपीन प्लेट ये एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर के बीच में है। कैरोलिन प्लेट, ठीक है, ये न्यू गिनी और फिलिपियन इंडियन प्लेट के बीच में पड़ती है। तो इसमें इनकी अवस्थिति को भी थोड़ा बहुत जानना जरूरी हो सकता है, कभी कभार यहाँ से भी सवाल पूछ ले। नहीं तो प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी दी किसने, यहाँ से सवाल अक्सर करके जो है वो पूछा जाता है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा यहाँ पर याद रखेंगे। अब क्या हो जाता है, देखो जिसमें क्या होता है दोस्तों, जब 2 प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती हैं तो बीच में एक नई परपट्टी का निर्माण हो जाता है और इसी नई जो परपट्टी का निर्माण होता है इसे अपसारी प्लेट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, अपसारी प्लेट। माने जैसे 2 प्लेटें हैं, एक इधर खिसक गई, एक इधर खिसक गई, अब इसके बीच में जो बनेगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपसारी प्लेट। ठीक, अपसारी प्लेट ये यहाँ पर हो जाती है। अब वर्तमान भारत देखिए, इन्होंने बताया कि कैसे कैसे जो है हुआ। 7 करोड़ वर्ष पहले इस तरीके से था, फिर 5 करोड़ वर्ष बाद इस तरीके से हुआ, फिर 3-8 करोड़ करीब 3.25-4 करोड़ वर्ष बाद पहले इस तरीके से था, 1 करोड़ साल पहले ऐसे था, फिर वर्तमान में जाकर के यहाँ पर अभी पहुँचा। तो 1 करोड़ साल करीब करीब लगता है और ऊपर की तरफ अभी खिसकता खिसकता चला जा रहा है, इसीलिए हिमालय भी ऊंचा उठता चला जा रहा है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर हमारी हो जाती है। तो इस तरीके से इन्होंने प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में बहुत अच्छा कुछ बताया। छोटा सा चैप्टर था लेकिन इसमें 2-3 जो प्रिंसिपल थे, जैसे हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स का हो गया, ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन का हो गया, ये जो सिद्धांत है, सिद्धांत किसने दिए, इनका क्या क्या चीज़ थी, ये चीज़ समझने के लिए हमारा इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर भी हमारे सामने जो होंगे कुल मिला करके वो 5 सवाल हैं, तो 5 सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ और मुझे इसके बारे में आप बताइएगा। तो पहला सवाल ये कि किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के साथ होने की संभावना व्यक्त किया, यानी कि आपको बताना यहाँ पर ये कि वो कौन सा पहली बार में था बंदा जिसने ये बताया हम लोगों को कि जो यूरोप है और अफ्रीका है, अमेरिका है, ये एक साथ, यानी कि जो पैंजिया वाला कॉन्सेप्ट था, वो पैंजिया वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया। ऑप्शन ए अल्फ्रेड वेगनर ने, ऑप्शन बी अब्राहम आरेटेलियस ने, तीसरा है एंटोनियो पेलेग्रिनी ने, या फिर एडमंड हैस ने। किसने एक साथ पैंजिया वाला जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था। दूसरा सवाल, पोलर फ्लिंग बल ये किससे रिलेटेड है, पृथ्वी के परिक्रमण से, गुरुत्वाकर्षण से, पृथ्वी के घूर्णन से, या फिर ज्वारीय बल से। तो पोलर फ्लोइंग बल जो है ये किससे रिलेटेड है, ये भी आपको जब पढ़ेंगे आप इस चैप्टर को PDF फाइल में, तो आप देखेंगे कि जो इन्होंने बताया है कि किस तरीके से ये ध्रुवों की तरफ क्यों खिसक करके गए, जो पैंजिया था और इसका जो अभी प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है, ये महाद्वीप का विस्थापन है, ये ध्रुवों की तरफ क्यों हुआ, वो है पोलर फ्लोइंग बल। ठीक है, इसमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है, नजका, अरब, फिलीपींस या फिर अंटार्कटिक। ठीक है, इसमें से कौन सी है जो लघु प्लेट नहीं है। सागरीय अधस्थल की विस्तार सिद्धांत की व्याख्या हेस ने निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर जो है विचार नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने पूछा यह है कि हेस ने इसमें से किस अवधारणा पर विचार जो है वो नहीं किया हुआ है। 4 अवधारणाएं इन्होंने यहाँ पर हमें दी हुई हैं। अगला सवाल क्या है, 5वां सवाल, आखिरी सवाल क्या है कि हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है। ठीक है, हिमालय पर्वतों के साथ जो भारतीय प्लेट की सीमा है ये किस तरह की सीमा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 2 प्लेटें एक दूसरे से हटती हैं तो बीच में आ जाता है
वैसे अगर दोनों प्लेटें एक साथ जुड़ जाएंगी तो क्या बनेगा वो आपको यहाँ पर बताना। 4 ऑप्शन यहाँ भी आपके पास में, रूपांतर सीमा, अपसारी सीमा, महासागरीय महाद्वीपीय अभिसरण या फिर महाद्वीपीय अभिसरण। तो ये 5 सवाल हैं, 5 सवालों का आंसर आपको वीडियो में कमेंट करके मुझे बताना है। कल की जब क्लास आएगी, चैप्टर 5 आएगा, तो पहले मैं इन 5 सवालों का आप लोगों को जवाब दूंगा, उसके बाद में फिर मैं कल का अगला चैप्टर आप लोगों को पढ़ाऊंगा। उम्मीद है दोस्तों एनसीईआरटी रिव्यू की जो ये हमारी श्रृंखला है ये आपको यहाँ पर काफ़ी हद तक पसंद आ रही होगी, और इसको देखने के बाद में आप जब इस चैप्टर को पढ़ते होंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आता होगा। एनसीईआरटी रिव्यू का मतलब दोस्तों ये होता है कि यहाँ पर हम जितने भी एनसीईआरटी के चैप्टर हैं उनको एक क्विक तौर से देख लेते हैं कि इसमें मोटा मोटा क्या है इन चैप्टर्स में, ताकि एनसीईआरटी के जो चैप्टर हमसे छूट जाते हैं, जो एनसीईआरटी हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कम से कम उसको एक ओवरव्यू के रूप में हम यहाँ पर कंप्लीट कर सकें। और मेरी कोशिश यही होती है कि आप इसको देखने के बाद में आपकी इच्छा करें कि इस चैप्टर के बारे में थोड़ा और जाना जाए और आप इसकी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके पढ़ें। तो दोस्तों नए हों अगर आप, तो यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा आपको, उसको दबा करके घंटी वाला बटन दबा लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के सारे जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना चाहे कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा की बात है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हम होंगे कामयाब एक दिन। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।